नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। आइए आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, चंपारण किसान आंदोलन, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह यह जो आने वाले एग्जाम्स हैं, 65वां बीपीएससी का मुख्य परीक्षा, साथ ही में 66वां जो बीपीएससी का पीटी होने वाला है, इसके लिए भी यह समान रूप से लाभदायक रहने वाला है। आज तक जो बीपीएससी में जो मेंस में पूछा गया है प्रश्न, उसे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। यह 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, जो पिछले साल हुआ था 2019 में। उसी रूप से है कि 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारण और परिणाम का वर्णन करना था। उसी रूप से 56 से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया, जो 2016 में हुआ था, उसमें पूछा गया था कि किसान के विद्रोहों के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। साथ ही में अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनकारी बिंदु था, इसे भी स्पष्ट करना था। यह 2007 में पूछा गया था बीपीएससी में। उसी रूप से अगला है, स्वतंत्रीय आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसकी विवेचना करना। यह 1919 में पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम्स में। और साथ में ही इसी प्रकार से 2017 के एओ के एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी के, क्या आप सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की? अपने विचार व्यक्त करना था, तो अपने विचारों में से लिखना था इसको। उसी रूप से यह देखा जाए तो लगातार 63वीं में, 64वीं में इससे प्रश्न पूछा गया, तो 65वीं में जो है इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है, या फिर किसान से संबंधित किसी भी अन्य प्रश्न को पूछा जा सकता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। पूरे वीडियो में हम लोग चंपारण सत्याग्रह को इस रूप से देखेंगे। पहले हम लोग पृष्ठभूमि को देखेंगे, उसके बाद इसके जो कारण है उसको देखेंगे, और कार्यक्रम जो हुए थे, जैसे कि गांधी जी की जो भूमिका जो थी, नेतृत्व जो था, और साथ में राजकुमार शुक्ल और अन्य नेताओं की जो भूमिका थी और उनके परिणाम जो हुए, और साथ में अंततः निष्कर्ष को देखेंगे और आलोचना भी देखेंगे, इसकी क्यों आलोचना की जाती है। आइए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। इसके साथ मैं मनीष कुमार, मेरे बारे में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और साथ ही आप ईडू एक्सप्रेस से विभिन्न सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं, जो ऊपर दिया गया है। हम लोग बिना किसी देरी के प्रारंभ किया जाए। चंपारण किसान आंदोलन, पृष्ठभूमि देखिए क्या है। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। ये जैसे हम लोग जानते हैं 1917 में अप्रैल में हुआ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि ये जो चंपारण आंदोलन का जो नेतृत्व है वो गांधी जी द्वारा किया गया था। देखो, इस क्षेत्र जो चंपारण है वो देखते कहाँ पे, ये भारत का जो लोकेशन है, यहाँ यही कहाँ पे चंपारण है, यह बिहार में। इसको स्पष्ट रूप से देखा जाए इस रूप से, ये देखिए, ये जो पूर्वी चंपारण और ये पश्चिमी चंपारण, ये चंपारण का क्षेत्र है। यहाँ पे जो नील की खेती होती थी 3/20 हिस्से पे। तो आगे देखते हैं हम लोग कि क्या था कि इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों का निर्मम शोषण एक लंबे समय से होता आ रहा था। मतलब जो यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अंग्रेज थे, और वो लोग जो है वहाँ पे किसानों से खेती करवाते थे और वहाँ पे टैक्स वगैरह वसूलते थे। इस प्रकार के कार्य किया जाता था अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स द्वारा, और जो भारतीय जमींदार थे उनके द्वारा भी। किसानों की जो स्थिति थी वो दयनीय थी। तो इसी क्रम में क्या आता है, 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। साथ में यह क्या होता है कि 1860 ईस्वी तक रैयतों को एक बीघा होता है के पीछे 5 कट्ठा नील बोना पड़ता था 1960 के दशक में, स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या हुआ कि 1867 ईस्वी आते आते यह कम होकर 3 कट्ठा हो गए। तो मैंने स्टार्टिंग में जो था, ये शुरू से 3 कट्ठा नहीं था, पहले 5 कट्ठा हुआ करता था, फिर 67 में जाके यह 3 कट्ठा हो गया। फलतः तभी इस प्रथा का नाम 3 कट्ठिया पड़ा, जैसा कि हम लोग देख लिए हैं अभी। तो देखिए, अगर 1 बीघा में कितना होता है, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है कुल। यानी अगर उसको मीटर स्क्वायर में देखेंगे तो 2603.7 मीटर स्क्वायर होता है। और 1 कट्ठा में अगर हम लोग देखें तो 20 धूर होता है, यानी 130.19 मीटर स्क्वायर इतना होता है। यह पैमाना होता है, इस कारण से आप आइडिया लगा सकते हैं। यह जो मीटर है ये अलग अलग राज्यों में अलग डिफर कर सकता है, बड़ी नाप छोटी नाप होती है, लेकिन ये बिहार के संदर्भ में इस प्रकार से है।
देखिए उसके बाद क्या होता है कि 1867 ईस्वी के पहले तक रैयतों को मात्र 6 रुपए मिलते थे जो खेती करने के। उसी साल रैयतों के विद्रोह के फलस्वरूप सरकार के दबाव से रकम को बढ़ाकर 1909 में मिस्टर गोरे रिपोर्ट के आधार पर जो है 13.5 रुपए कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1909 में आया था मिस्टर गोरे की रिपोर्ट, यह जो कृषि संबंधित था। हो सकता है इससे प्रश्न पूछ दिया जाए। तो मिस्टर गोरे की रिपोर्ट किस पे आधारित था? जो कृषि से संबंधित पे था। यह अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है। ये जो किसान आंदोलन हुआ चंपारण में, उसका कारण क्या है? तो इसके कारण को इस प्रकार से है कि तीन कठिया पद्धति के बदले किसानों को उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। नील की खेती से भी भूमि पर बुरा प्रभाव पड़ता था। साथ में क्या है कि जो किसान नील की खेती करने से मुक्ति चाहते थे उन पर मनमाने ढंग से लगान बढ़ा दिया जाता था। देखिए भूमि पे जो है जो अन्य फसल लगाई जाती थी उसकी उत्पादक क्षमता पे असर पड़ता था भूमि पे। तो इस कारण से भी किसान नहीं चाहते थे इसे खेती करना नील की। और साथ में जो इससे मुक्त होना चाह रहे थे, इसकी खेती नहीं करना चाहते थे, उस पर लगान बढ़ा दिया जाता था। इस उत्पीड़न और शोषण के कारण किसानों की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी। मतलब धीरे धीरे यह वो लोग जो है और गरीब होते जा रहे थे, उनकी जो उन पर लगान बढ़ाते जा रहा था किसान। आगे बढ़ते हैं। नीलहे किसान कौन थे? जो नील की खेती करते थे उसे नीलहे किसान भी कहा जाता था। आगे देखते हैं कि क्या है कि प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका भी इस उत्पीड़न में जमींदारों की सहायता करती थी और किसानों को इस अत्याचार से मुक्ति की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। जब तक रैयत कोठी के लिए नील बोते रहे तब तक उनको नील के लिए खेत सींचने के लिए पानी मुफ्त मिलता रहा। परंतु जब 1908 में कोठी ने नील बोना बंद कर दिया तब रैयतों से पानी के लिए भी प्रति बीघा 3 रुपए वसूल करना प्रारंभ कर दिया, जिसका नाम पैन खर्चा पड़ा। तो ये देख सकते हैं फोटो में आप लोग, इस प्रकार की नील की कोठियां हुआ करती थी। यह जो देख सकते हैं नील की कोठियां हुआ करती थी। ये नील तैयार किया जाता था, इस श्रमिकों द्वारा इस प्रकार से तैयार किया जाता था। ये देख सकते हैं फोटो में आप लोग। तो देखिए ये लोग जब मना कर देते थे तो जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि उन पे लगान बढ़ा दिया जाता था। साथ में क्या है कि पहले इन लोगों को जो नहर के द्वारा जो सिंचाई करते थे उनमें कोई शुल्क नहीं लगता था जब नील की खेती करते थे। लेकिन जब ये नील की खेती करना बंद कर दिए तो वही जो नहर का पानी यूज करने लगे तो उनपे जो है प्रति बीघा 3 रुपए वसूला जाने लगा। इसका नाम पैन खर्चा रखा। तो लोग ध्यान रखिएगा। तो इसे पैन खर्चा क्या है? तो सिंचाई के लिए जो प्रयोग किया जाता था पानी, उस पर लगाया गया कर है, उसको पैन खर्चा कहते हैं। तो इस कारणों से क्या है कि जो वहाँ के किसान थे उसमें क्षोभ पैदा हो गई थी, काफ़ी उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। तो अब देखते हैं इस कार्यक्रम में कि क्या क्या पहल किया गया इसे निदान के लिए। तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार से काफ़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए। तो ये देख सकते हैं लखनऊ अधिवेशन का एक पीक है। साथ में लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। उसकी एक खास विशेषता है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। उन्हीं में चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे। उन्होंने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति पर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो ये देख सकते हैं राजकुमार शुक्ल थे, ये जो समृद्ध किसान थे उस क्षेत्र के। लेकिन ये जो है वहाँ की जो किसान की जो दयनीय स्थिति उसके बारे में गांधी जी को अवगत कराया और वहाँ के निदान के बारे में यह प्रयासरत थे। तो इस कारण से यह जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहाँ पे शामिल हुए और गांधी जी को अप्रोच किए वहाँ पर आने के लिए। तो उनके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आने के और स्थिति का अध्ययन करने के लिए सहमत हुए। यह इन्हीं के अनुरोध थे। इस प्रकार से प्रश्न पीटी में मेंस में पूछा जा सकता है कि पीटी में जनरली ये पूछ दिया जाता है कि किनके आग्रह पे गांधी जी जो है चंपारण की धरती पे आए। तो वो आंसर है राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में क्या होता है कि जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है उसी में क्या है, ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये ब्रजकिशोर प्रसाद जी हैं, जिनमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई थी और जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों के शामिल होने की भी बात कही गई थी। तो जो इस किसान की समस्याओं के निदान के लिए यह एक प्रकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। यह जो राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को एक लेटर लिखा गया था, जब मिलने के बाद में लिखा गया था, उन्हें रिकॉल किया गया था कि आपको
आना पड़ेगा चंपारण उस संबंध में है। तो देखिए इस प्रकार का शीर्षक है कि मान्यवर महात्मा किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी दास्तां सुनो। यह बेतिया से लिखा गया था, 27 फरवरी 1917 को लिखा गया था। मतलब गांधी जी के चंपारण आने के पहले लिखा गया था। उनको बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने ये पत्र का प्रयोग किया था। तो हम लोग पत्र को अच्छे से देखते हैं। इस पत्र को पढ़ते समय हम लोगों को वहाँ के जो किसानों की स्थिति थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो देखते हैं किस प्रकार से है। मान्यवर महात्मा किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी भी दास्तां सुनो। आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष कर कार्य के रूप में परिणित कर दिखाया है जिसे टॉलस्टॉय जैसे महात्मा केवल विचार करते थे। मतलब एक प्रकार से गांधी जी जो थे उनके जो विचारों पर टॉलस्टॉय का भी काफी महत्वपूर्ण प्रभाव था। आगे देखते हैं। इसी आशा और विश्वास के वशीभूत होकर हम आपके निकट अपनी राम कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। हमारी दुख भरी कथा दक्षिण अफ्रीका के उस अत्याचार से जो आपके अनुयायी वीर सत्याग्रही बहनों और भाइयों के साथ हुआ कहीं अधिक है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो वह अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति थी उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ पे जो शोषण व्यवस्था थी। आगे है। हम अपना वह दुख जो हमारे 19 लाख आत्माओं के हृदय पर बीत रहा है सुनाकर आपके कोमल हृदय को दुखित करना उचित नहीं समझते। मतलब जो चंपारण में लगभग 19 लाख जो किसान थे वो इस जो वहाँ के अंग्रेज की जो नीति थी उस कारण से ये क्षोभित हो रहे थे। बस आगे है। बस केवल इतनी प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह से विश्वास हो जाएगा कि भारतवर्ष के एक कोने में यहाँ की प्रजा जिसको ब्रिटिश छत्र की सुशीतल छाया में रहने का अभिमान प्राप्त है, किस प्रकार के कष्ट सहकर पशुवत जीवन जीने को व्यतीत हो रही है, यहाँ किस प्रकार के। तो वो जो किसानों को जो जीवन है उसको पशुवत जीवन के समान मान रहे थे। आगे है कि हम और अधिक न लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जो लखनऊ के कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था और फिर वहां से लौटते समय कानपुर में आपने की थी। जो देखो जब ये मिले थे लखनऊ अधिवेशन में तो गांधी जी ने आने का आश्वासन दिया था, तो उसी का याद दिला रहे थे। आगे है। अर्थात मैं मार्च अप्रैल महीने में चंपारण आऊंगा, यह कहा था गांधी जी ने। कहाँ पे? कानपुर में कहा था। लखनऊ अधिवेशन मिले थे, फिर कानपुर में भी मिले थे वो लोग। बस अब समय आ गया है श्रीमान, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। चंपारण की 19 लाख दुखी प्रजा श्रीमान के चरण कमल के लिए टकटकी लगाए बैठी हैं और उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई, उसी प्रकार श्रीमान के चंपारण में पैर रखते ही हम 19 लाख प्रजाओं का उद्धार हो जाएगा। तो श्रीमान का दर्शन अभिलाषी राजकुमार शुक्ल। तो देख सकते हैं कि यह जो पत्र था इसमें कितने मार्मिक जो किसानों की जो व्यथा थी, जो जीवन था, उसके बारे में भी कहा गया। गांधी जी को रिकॉल कराया गया चंपारण आने के लिए। गांधी जी को लेटर भेजा गया था ये। तो देखिए गांधी जी ने भी है अब जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, या जो बुक लिखी है उसके 5वें अध्याय में गांधी जी ने जो है राजकुमार शुक्ल के बारे में भी लिखा था। तो इसे चाहे तो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये जो पिक है मैं डाल दूंगा फेसबुक पे, आप लोग वहां देख सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहां आप लोग देख के इसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से तरीके से गांधी जी ने क्या लिखा था राजकुमार शुक्ल के बारे में। तो छोड़िए अब आगे बढ़ते हैं हम इस सब के। देखिए उधर क्या होता है कि अब गांधी जी 10 अप्रैल को कलकत्ता पहुंचे। देखो अभी लेटर में हम लोगों ने देखा कि इससे मार्च अप्रैल में जो है राजकुमार शुक्ल गांधी जी को आने के लिए बोल रहे थे। तो गांधी जी 10 अप्रैल को कलकत्ता पहुंचे। ये कलकत्ता से पटना में पहुंचे थे। तो राजकुमार शुक्ल भी इनके साथ ही थे उस समय में। पटना के बाद अगले दिन वे दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे। कौन? गांधी जी और राजकुमार शुक्ल। वहां पर अगले सुबह उनका स्वागत मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी और उनके छात्रों ने किया। तो यह जो फोटो देख रहे हैं यह है फोटो जेबी कृपलानी का है। तो आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट में कृपया दें कि जेबी कृपलानी का पूरा नाम क्या था, फुल नेम क्या था जेबी कृपलानी का, ये भी बताएं। और साथ में पीटीओ पॉइंट से मैं बताता चलूँ कि जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी तो उसके भी ये संस्थापक थे
जेबी कृपलानी। तो पीटी में पूछा जा सकता है कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जेबी कृपलानी। इनका पूरा नाम आप लोग कमेंट में तुरंत टाइप कीजिए अगर पता है तो, मैंने तो आगे बताऊंगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि मुजफ्फरपुर में ही गांधी जी से राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई थी। तो ध्यान कहाँ पे हुई थी, मुजफ्फरपुर में। यहीं पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। जैसे देख सकते हैं कि अन्य जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके सहयोग से रणनीति तय किए थे। साथ में अब जेबी कृपलानी का जो फुल नाम है वो है जीवटराम भगवान दास कृपलानी। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मार्च 1982 में हुआ। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि देखिए उधर अब 11 अप्रैल को महात्मा गांधी ने बिहार प्लांटर एसोसिएशन के मंत्री जेम विल्सन से मुजफ्फरपुर जाकर भेंट की तथा उनको अपने आने का कारण बताया, परंतु विल्सन ने सहायता करने से इनकार कर दिया। तो जो प्लांटर एसोसिएशन के जो हेड थे जेम विल्सन, उन्होंने भी सहायता करने से इनकार कर दिया था। तो देखते हैं कि गांधी जी की जो यात्रा थी वो कैसे, कलकत्ता से पहले वो पटना आए, पटना से फिर मुजफ्फरपुर गए, वहां से फिर जसवलपट्टी गए थे, फिर वहां से यहाँ पे मोतिहारी गए थे, उसके बाद बेतिया गए थे। तो आज भी देखिए कि जो मोतिहारी का जो स्टेशन है उसका बापू धाम मोतिहारी ही अभी भी प्रेजेंट समय में भी है। अब इधर देखते हैं आगे क्या हुआ कि तब वे तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर LF मोगेट से भी मिले। जेम विल्सन के मिलने के बाद किससे मिले, LF मोगेट से मिले। मोगेट का मानना था कि जांच की जरूरत नहीं और जो किसानों पर जो शोषण हो रहा था उसको साफ मानने से इनकार कर दिया था वहाँ के जो डिविजनल कमिश्नर थे मोगेट। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार प्लांटर एसोसिएशन के उस टाइम में मंत्री कौन थे, जेम विल्सन, पीटी में पूछा जाएगा। और इस प्रकार से ये भी जो मोगेट थे तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर थे, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावना बनती है। आगे देखते हैं हम लोग कि कमिश्नर ने जिला मजिस्ट्रेट के पास पत्र लिखा जिसमें निर्देश दिया गया कि यदि गांधी जी चंपारण जाएं तो धारा 144 के तहत कार्रवाई हो और वहां से उन्हें फौरन वापस जाने का हुक्म दे दिया जाए। जो डीएम थे उनके द्वारा इस टाइप का फरमान जारी किया गया था। स्थानीय प्रशासन ने गांधी जी के आगमन पर रोक लगाने का निर्णय लिया और गांधी जी को कानून विरोधी आचरण के लिए गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया था। फिर आगे क्या होता है कि परंतु गांधी जी की शांतिपूर्ण प्रयास का अनुचित ढंग से दमन करना सरकार के लिए भी कठिन सिद्ध हो रहा था। किसी अनुचित आदेश की अवज्ञा और उनका शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध करना वास्तव में एक नया प्रयोग था। तो किसी प्रकार का जो हिंसात्मक घटना नहीं दिया गया, वो शांतिपूर्वक ही जो वहाँ पे अपने प्रेजेंस की बात कर रहे थे कि वहाँ पे क्या दिक्कत है उनको वहाँ पे उपस्थित रहने में। इस प्रकार के जो तर्क गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था, साथ ही वो शांतिपूर्ण तरीके से ये सब कर रहे थे। हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए अंग्रेज सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इसे मुद्दे को तूल नहीं देना चाहती थी। इस मुद्दा जो था इस कारण से क्या हुआ कि अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। यह गांधी जी की जीत थी। तो देखते हैं किस प्रकार जो गांधी जी शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना मत रखे और उन्हें वहाँ पे चंपारण के गांव में जाने की छूट दी गई और उन पे जो 144 धारा लगाए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, उन्हें मुक्त कर दिया गया। तो इसे जो है वहाँ के लोगों ने गांधी जी की जीत के रूप में देखा और वाकई में यह जीत था। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ये एक नया प्रयोग था गांधी जी द्वारा भारतीय पृष्ठभूमि पर, भारतीय इतिहास में। वह अपने सहयोगियों जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी तथा बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों के साथ सुबह सुबह गांव में निकल जाते और दिन भर घूम घूम कर किसानों का बयान दर्ज करते। लगभग 800 किसानों का बयान दर्ज किया गया। तो देख सकते हैं ये फोटो जो देख रहे हैं यह राजेंद्र प्रसाद के जवानी का फोटो है। साथ में यह जो है महादेव देसाई का फोटो है और ब्रजकिशोर प्रसाद का फोटो और नरहरि पारिख का भी फोटो इसमें है। इन चारों का फोटो है। जेबी कृपलानी को हम लोगों ने पहले देख लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये लोग जो है गांव गांव घूमते थे, वहाँ के जो किसानों को जो व्यथा थी और जो अंग्रेज द्वारा जो वहाँ पे लगान बढ़ाया गया था उसके बारे में वो नोट डाउन किया। साथ में जो नील की खेती से जो दुष्प्रभाव होता था उसे भी नोट डाउन किया गया। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड
करने का कार्य किए वहाँ की दशा को। साथ में क्या है कि उधर जो है प्लांटर्स, बिहार प्लांटर एसोसिएशन, जिसको हम लोगों ने देखा कि इससे पहले मिले थे गांधी जी, लेकिन इन्होंने, इसके मंत्री ने किसी प्रकार की सहायता से इनकार कर दिया था। तो बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन ने गांधी जी की जांच पर विरोध प्रकट किया, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि इस प्रकार की कुछ घटना हो रही है। वे जांच को किसी भी प्रकार से रोकना चाह रहे थे। इस संबंध में उन्होंने एक प्रस्ताव कमिश्नर के पास भेजा। अब क्या होता है, अंततः बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट, तो पीटी में एक प्रश्न पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है कि जो उस टाइम में बिहार के राज्यपाल कौन थे 19 चंपारण आंदोलन के समय, तो वो एडवर्ड गेट थे, ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्ट की जांच के लिए एक समिति के गठन के प्रस्ताव रखा, जो चंपारण कृषि समिति यानी चंपारण एग्रेरियन कमेटी कहलाई। तो जो स्थिति वहाँ पे जो थी उसके संबंध में एडवर्ड गेट ने एक समिति गठित किया, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। तो इसी प्रश्न पीटी में पूछा जा सकता है कि कौन सा समिति गठन किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, चंपारण कृषि समिति। आगे है, गांधी जी भी चंपारण कृषि समिति के सदस्य थे। इस जांच समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG स्लाई थे। तो ये भी प्रश्न पीटी में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में 66वां के हिसाब से, कि जो कृषि चंपारण कृषि समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो FG स्लाई थे। इसके अन्य सदस्यों में और कौन कौन थे देखते हैं। LC अयादी थे, उसके बाद राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे, ये दरभंगा के जो राजा थे। साथ में क्या है कि DJ रीड थे एवं C रैनी भी थे। तो इन सभी का समूह मिलाकर जो है चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी थी। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो ये समिति है, परिणाम को देखते हैं कि 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को इस समिति ने, जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी है, अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। इसमें कहा गया कि बढ़े हुए लगान का 1/4 हिस्सा छोड़ दिया जाए, बाकी 3/4 हिस्सा ज्यों का तो बना रहे। तो मतलब 1/4 को जो है लगान को छोड़ देने की बात कही गई और 3/4 जैसे कहते सब बना रहेगा। उस रूप से क्या है कि जो नगद वसूली जो गई थी राशि में से 25% वापस कर दिया जाए एवं शेष रुपया रैयत छोड़ दे। तो जो कैश पेमेंट किया गया था, जो टैक्स दिया गया था, उसमें से 25% उसको वापस देने की बात कही गई थी और बाकी जो 75% बात है वो किसानों यानी रैयत को किसान बोलते हैं, वो छोड़ देने के लिए बोला गया, लेकिन रहने दीजिए अब। तथा क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 3 कठिया प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज था जो जिसके लिए जो यह पूरा आंदोलन प्रारंभ हुआ मुख्य रूप से, कि 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया इसके तहत। इस तरह गांधी जी ने किसानों की राहत के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। तो देख सकते हैं कि आपने जो लगान की दर है उसे भी कम करवाया, उसके बाद रकम भी वापस करवाया और 3 कठिया प्रथा को भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार से क्या है कि गांधी जी ने वहाँ के जो किसान थे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अब इसके गांधी जी की आलोचना भी की जाती है, यानी तो क्या आलोचना की जाती है वो देखते हैं कि कुछ आलोचकों का कहना है कि गांधी जी ने 100% वापसी की मांग क्यों नहीं की। अगर वो चाहते, गांधी जी बोल रहे थे कि अगर चाहते तो वो 100% वापसी मांगे, तो क्यों 25% मांगे। तो लेकिन क्या है, गांधी जी का कहना था कि 25% रकम वापस करना भी बगान मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। सही बात है कि अगर उनको झुकना पड़ा बगान मालिकों को, पैसा वापस करना पड़ा। देख सकते हैं कि इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो गांधी जी है, उनकी वाइफ का फोटो है और उस टाइम में जो चंपारण के संबंध में जो ये जो है कोठी है चंपारण की, जो ये किसान है, नीले किसान है। अब देखते हैं आगे। यद्यपि किसानों के कष्टों के निवारण के लिए ये उपाय अपर्याप्त थे, फिर भी पहली बार शांतिपूर्ण जन विरोध के माध्यम से सरकार को कुछ मांगों को स्वीकार करने पर सहमत लेना एक बड़ी उपलब्धि थी। तो इस प्रकार से यह जो सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, वो सफल रहा। अंततः सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग इस दृष्टिकोण से अत्यंत सफल रहा था, क्योंकि वह शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया और एक एडिकेट्स वे में, एक गुड मैनर में इसके आंदोलन को चलाया गया था।
आगे क्या है कि नील की खेती अन्य कारणों से भी जमींदारों के लिए लाभदायक नहीं रही। देखिए क्या है कि नील की खेती जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है जर्मन द्वारा जो है रासायनिक नील का जो है उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया गया था। तो बड़े पैमाने पर यूरोप में जो है रासायनिक नील का प्रयोग हो रहा था, तो इस कारण से भी जो है नील की खेती जो है अब जमींदारों के लिए लाभदायक नहीं रही थी। तो अब उसके क्या है कि एक दशक के भीतर ही गोरे बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया, यानी कि आपका 1927 के आते आते ही उसके पहले तक में ही जो गोरे बागान मालिक थे वो चंपारण छोड़ के चले गए। देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो राजकुमार शुक्ल है, गांधी जी और चंपारण जो किसान आंदोलन हुआ था उसका ये पूरे रूप से दर्शाता है। और राजेंद्र प्रसाद ने भी कुछ कहा था इसके बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, तो वो देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था कि राष्ट्र ने अपना पहला पाठ सीखा और सत्याग्रह का पहला आधुनिक उदाहरण प्राप्त किया। तो ये राजेंद्र बाबू का जो कोट है इसे भी आप लोग आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर को अधिक प्रमाणित करने के लिए। तो ये मेंस आंसर के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद ने भी इससे पहला पाठ मांगा सत्याग्रह का। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अभी 2017 में क्या, अब हम लोग देखते हैं कि पूरा रिवाइज करते जाते हैं इसको कि अभी तक क्या पढ़े हम लोग कि 2017 में इसके 100 साल हुए। तो उनके बड़े पैमाने पे केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इनका जो शताब्दी वर्ष है वो मनाया गया था। तो आंदोलन का जो साल था वो ध्यान रखिएगा 1917 से 18 था। मुद्दा जो था जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी, किसान और मजदूरों के दमन का विरोध का मुद्दा था। किसान जो जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जैसे हालत जो है जबरन नील की खेती करवाना और 46 प्रकार के अवैध टैक्स वसूलना। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि नहर के जो सिंचाई के लिए भी टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिए थे और सभी कर को भी बढ़ा दिया गया था। तो और आगे क्या है, सत्याग्रह से सुधार क्या हुआ था कि 1 महीने में जांच कमेटी गठित हुई, चंपारण एग्रीमेंट बिल पास हुआ, तिनकट्ठा समेत कई अवैध कानून खत्म हुए। और गांधी जी की भूमिका क्या थी इसमें, तो गांधी जी की भूमिका क्या है, उनके दखल से आंदोलन को ताकत मिली थी। उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेज अधिकारियों से संवाद किया था, जैसे कि हम लोग आते साथ में वो जो विल्सन से मिले थे, वहाँ पे मोगेट से मिले थे। तो जो भी अंग्रेज अधिकारियों से बात करने का जो कार्य है वो गांधी जी ने किया था। और गांधी जी भी एक निपुण जो वकील थे, इस कारण से भी ये आसानी से वो बात करते थे अंग्रेज अधिकारियों से। उसके बाद क्या है कि किसानों के बयान दर्ज हुए और कानून की जांच हुई। जो भी कानून लागू किए गए थे उसकी जांच हुई और किसानों के बयान दर्ज हुए। ये बहुत ही प्रमाणित है। गांधी जी ने गांव-गांव घूम के अपने सहयोगियों के साथ में किसानों के बयान दर्ज किए थे। तो 800 से ज़्यादा बयान दर्ज किए गए थे। तो इस आंदोलन के बड़े नेता कौन कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, JB कृपलानी, जैसे पूरा नाम आप लोग को ध्यान होगा, अगर ध्यान है तो उसे कमेंट में लिखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह सिंह। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने इस रूप में पूरे वीडियो को देखा, पृष्ठभूमि, कारण, कार्यक्रम, परिणाम और निष्कर्ष, गांधी जी का नेतृत्व, राजकुमार शुक्ल और अन्य नेताओं की भूमिका। साथ में क्या है कि अभी तक जो आपने पूरा वीडियो देखा, जो समझा, उसमें से ये जो लास्ट पेज में किसी भी एक प्रश्न को, 2 प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और आप लोग चाहे तो इस आंसर को फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जो फेसबुक का दिया गया है edu एक्सप्रेस का, वहाँ पे जाके आंसर को पोस्ट कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।